हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा यूजीसी नेट वर्टिकल से फिजिक्स वाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया जा सकता है। हल्की सी मेहनत, हल्की सी हार्ड वर्क और हल्की सी स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन से, कुछ रिसोर्सेस से और कुछ टेक्निकल टर्म से, कुछ कॉन्सेप्ट से, कुछ विश्लेषण एनालिसिस से और कुछ तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के बेसिस पर बहुत ही आसानी से यूजीसी नेट का एग्जाम आसानी से निकाला जा सकता है। इवन नेट ही नहीं, अगर आप अच्छे नंबर्स लाना चाहते हो और अच्छी मेहनत करना चाहते हो तो आप जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे। तो आज करना कुछ नहीं है, केवल स्क्रीन के सामने ये वीडियो कान में हेडफोन लगाकर देखिए। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे और पॉइंट्स पर डिटेल डिस्कशन इस तरह से करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी हमें कैसे प्रिपेयर करना है। ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है जो बिल्कुल न्यूब हैं, बिल्कुल टायरो प्रो ना होकर एकदम इनएक्सपर्ट हैं और पहली बार वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये क्लास उनके लिए भी है और ये क्लास उनके लिए भी है जो कुछ नंबर से रुक जाते हैं या अच्छी प्रिपरेशन करके फंसे हुए हैं कि अब क्या करें। तो ये एक स्ट्रेटेजिकल सेशन होगा जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में आपको काफी मदद करेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज अपना कैसे आखिर यूजीसी नेट क्वालिफाई करें, इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या 4 से 6 किताबें पढ़नी चाहिए अलग अलग राइटर्स की। सविंदर सिंह हैं, माजिद हुसैन हैं, इसके अलावा पीएल शर्मा हैं, और अगर मैं कहूँ तो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी अगर बात करिए तो महेश कुमार बर्नवाल, जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर इन सारी किताबों को आप पढ़ते हो तो क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या थोरोली सारी किताबों से होकर जाना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या पढ़ें और आखिर क्या ना करें, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कहाँ से पढ़ें। इन्हीं सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सेशन समझ में आ जाएगी कि करें क्या। 10 पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। इन्हीं 10 पॉइंट्स को अगर आप ठीक से अपनी लाइफ में डिग्निटी के साथ, अपनी ऊपर एक लगन के साथ, ठीक है, एक अपने ऊपर एक डिसिप्लिन कंट्रोल करके पढ़ते हैं तो ये आसानी से निकाल जाने वाला एग्जाम होता है। साल भर में 2 बार ये एग्जाम होता है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी को सेंटर करके डिस्कशन करेंगे कि आखिर किस तरह की प्रिपरेशन करें। तो आइए चलिए हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम किसी युद्ध भूमि में जा रहे हैं लड़ने, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राउंड कैसा है, वहां की जमीन कैसी है, वहां पर बारिश पानी कहाँ मिल जाएगा, लड़ाई करते समय कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी, कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो हमें स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो हमें वहां के सिलेबस के बारे में, वहाँ की चीज़ों के जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हमें चीज़ें पता करनी चाहिए, और पता होगी तो हम आसानी से वहाँ पर युद्ध करने की, वहाँ रुक कर लड़ने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्ट्राइक जो हम करते हैं वो किस चीज़ पर करते हैं, हमें प्रिपेयर होना चाहिए सिलेबस के बारे में। हर एक पॉइंट्स हमें 10 यूनिट, अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर 10 तक यूनिट्स आती हैं, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन, इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ओशनोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के साथ साथ चौथी यूनिट जो होती है वो होती है इन्वायरमेंट वाली। इसके अलावा अगर आप नीचे से चलें और 10वीं यूनिट पर फोकस करें तो देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जो कि हम क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक की एनसीईआरटी में ये सेक्शन देखे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं यूनिट में, तब क्लास 12 वाली ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक है, बचपन में जो क्लास 12 में पढ़े थे वही वाली, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, और थोड़े ऊपर स्तर पर उठेंगे तो स्टैटिस्टिकल टर्म्स भी आपको मिलेंगे, कार्टोग्राफी मिलेगी 8वीं और 9वीं यूनिट। इसलिए ज्योग्राफिकल थॉट्स एंड थिंकर्स और टेक्निकल ज्योग्राफी जो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, उसको भी पढ़ने की स्ट्रैटेजी हम लोगों के पास होनी चाहिए। उन्हीं सारी स्ट्रैटेजीज और उन सारे पॉइंट्स पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैंने स्ट्राइक करी वो क्या कहा, वो कहा कि सिलेबस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मुंह जुबानी सिलेबस के सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। किसका कितना ज्यादा वेटेज है, किसका कम वेटेज है, कम वेटेज वाले को छोड़ेंगे नहीं, कम वेटेज वाले को भी हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते समय हमें कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है।
फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं, 2 से 3 बारी अगर हम उसे देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो सिलेबस को इस तरह से कैटेगराइज कीजिए कि हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन को और उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन को, और उसके बाद बचे हुए पॉइंट्स जो कि फैक्ट पर बेस्ड होते हैं, पॉपुलेशन, सेटलमेंट या फिर इस तरह का कोई भी ज्योग्राफी है, तो हम उसे सेकेंडरी सेक्शन पे रखेंगे और टर्शरी वाले पे हम रखेंगे थॉट्स एंड थिंकर्स। इस तरीके से 3 सेक्शन में हमने क्लासिफाई कर दिया। मैं फिर से बता दूं, हमने कहा फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा फिजिकल ज्योग्राफी पे होगा, जो हमारी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट नंबर 10 को फोकस करेगा। जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो टारगेट होगा हमारा इन्वायरमेंट वाली ज्योग्राफी, या आप ऐसे कह लो पॉपुलेशन वाली, जो डेमोग्राफी, पॉपुलेशन वाला सेक्शन याद रखेंगे, जनगणना वाला, इनमें सेंसस 2011 मतलब यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 कवर अप हो जाता है। याद रखेंगे। तीसरा टारगेट जो हमारा होगा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वो होगा थॉट्स एंड थिंकर्स, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9। अगर हम इन 3 स्ट्रेटजी पर चलें और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फिजिकल ज्योग्राफी पर दें, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन होता है, उसको कर ले जाएं। एक एक यूनिट पढ़िए, हर एक यूनिट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। हर एक यूनिट पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यूज जरूर सॉल्व कीजिए। एक एक टॉपिक पढ़कर कंप्लीट कर लीजिए, उसके खुद के नोट्स बनाइए, टीचर्स के नोट्स से टैली करिए और बुक्स में भी जाकर एक बारी उसको जरूर देख लीजिए कि कुछ एडिशनल चीजें भी तो मिल जाएं, फैक्चुअल चीजें तो मिल जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो हम सारी चीजें समझाएंगे, फैक्ट भी बहुत सारी चीजें देंगे, लेकिन कुछ चीजें जो बच जाती हैं हम उससे भी रिस्क नहीं लेंगे, हम वो भी प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला वेटेज हमारा फिजिकल ज्योग्राफी पर होगा, जो 4 यूनिट्स कवर अप करता है, फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी 3 यूनिट्स कवर करती है, और उसके बाद लास्ट वाला वेटेज जो हमारा होता है वो होता है थॉट्स एंड थिंकर्स एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। अगर हम इस स्ट्रेटजी पर ठीक से चल जाएं तो हमें दुनिया में कोई भी सामने आकर नहीं रोक देगा असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ या नेट या पीएचडी निकालने से। पूरी कोशिश करिए कि जेआरएफ निकले, अच्छे चांसेस होते हैं, अच्छी वो रिटर्न्स मिलती है और एक अच्छा नाम होता है कि आपने एक बड़ा अच्छा टारगेट करके एग्जाम निकाला। पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में सही, लेकिन 1 साल में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको निकलवा दें। सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका 4 से 5 महीने। 4 महीने में हम पूरी सिलेबस खत्म करके 5वें महीने में रिवीजन और मॉक टेस्ट करवा देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर तरीका होगा कि हम सिलेबस को समझ जाएं, अपने दुश्मन को समझ जाएं, उसकी कमजोरियों को समझ जाएं, उसके वेटेज पॉइंट को समझ जाएं, तो हम उनसे टैकल कर लेंगे आसानी से। आगे चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। एग्जाम पैटर्न। अगर हमने सिलेबस देख लिया, हम समझ गए, हमने देखा कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप प्रीवियस ईयर को भी देखकर समझ जाइए। प्रीवियस ईयर देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं इसमें आपको असिस्टेंस दे देता हूं, बहुत आसान होता है। ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीका जो है पैटर्न का एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का, ये होता है। दूसरा पैटर्न जो होता है इनका होता है असर्शन और रीजन, जिसको हम कथन और कारण कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े एनालिटिकल अप्रोच पर बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल कम होते हैं। तो इसलिए इसको हमें पढ़ते समय बहुत ध्यान देना है कि हमें कथन कारण का क्वेश्चन करते समय चारों ऑप्शंस में से सटीक ऑप्शन लगाना है। उसके लिए आपके एक्सपर्ट टीचर जो भी सामने रहते हैं उनसे आप सीखकर और किताबें पढ़कर ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाते हैं। काफी बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल सेशन लगवाऊंगा। तीसरा तरीका जो होता है हमारा, तीसरा तरीका जो है वो सिंपल फैक्ट का क्वेश्चन आ जाता है, जिसको हम फैक्चुअल कहते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत ही आसानी से अगर आपको याद है तो कर ले जाओगे। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, बंगाल की जनसंख्या और महाराष्ट्र की जनसंख्या को क्रम से लगाइए असेंडिंग ऑर्डर्स में, तो आप आसानी से कर पाओगे। कब? जब आपको फैक्ट्स याद हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप फैक्चुअल बेसिस पर कर सकते हो। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं चौथा तरीका। पैटर्न ऑफ एग्जाम पर मैं फोकस कर रहा हूं। चौथा तरीका होता है मैच द फॉलोइंग। क्या पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का? यही पैटर्न है, ABCD कॉलम दे देगा और 1 2 3 4 करके आपको
1 2 3 4 करके आपको एक सेक्शन दे देगा और बोलेगा मैच द फॉलोइंग करके दिखाइए। ये भी फैक्ट पर बेसिस होता है, बहुत आसानी से अगर आपने फैक्ट्स याद किए हुए हैं तो आसानी से आप कर ले जाओगे। पांचवा तरीका अगर मैं बताऊं क्या होता है, तो बहुत ही यूनिक तरीका है और ये बहुत ही कॉमन तरीका भी कह लीजिए। पहले के जमाने में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पढ़कर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं। क्लास 1 2 3 में भी सिखाया जाता है। इसी तर्ज पर हमने बताया कि पांचवा तरीका, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज दे देगा और पैसेज को पढ़कर उसका एनालिसिस करके ठीक से पैसेज को समझकर थोड़ा ज्यादा टाइम देकर फिर जब आप उसके क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हो तो वो गलत होने के चांसेस नहीं होते। तो यही 5 तरीके हैं जिनके बेसिस पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये होता है एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम के पैटर्न्स में एक और चीज ऐड करी मैंने कि प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखिए कि कौन से वाले यूनिट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, जिससे आपके अंदर एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीलिंग, गुड वाइब्स आएंगी कि हाँ हमने ये वाला सेक्शन पढ़ा है तो ज्यादा वेटेज इसका है। एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, प्लान थोरोली। हमने सिलेबस पढ़ लिया, हमने एग्जाम का पैटर्न भी देख लिया, अब हम प्लान करेंगे कि थोरोली हमें कैसे एग्जाम निकालना है। तो पहला प्लान होता है आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए और उस टाइम टेबल को आप भी नहीं तोड़ सकते और दुनिया में कोई ना तोड़े। अगर सपने पूरे करने हैं तो सपनों के लिए जागना होगा, सोना नहीं होगा। सोने वाले सपने जरूर अच्छे लगते हैं लेकिन वो सच नहीं होते। अगर ये जिंदगी वाले सपने पूरे करने हैं तब जाग कर वो करने हैं और टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल एक डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ बनाना है। वो टाइम टेबल कभी भी ना टूटे, इसके लिए रूटीन बनाना है। और अगर वो टाइम टेबल कभी गलती से, जरूरी काम से, अर्जेंसी से टूटता भी है तो आप उसको अगले दिन फुलफिल कीजिए। जैसे ही कोई ईएमआई बाउंस होती है तो आप उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर अगले 2-3 दिन में उसको मैनेज करते हैं और किसी ना किसी तरह से उसे पे करते हो, फिर अगले के लिए तैयार हो जाते हो। तो उसे बाउंस नहीं होने देना है हमें। और हमें ईएमआई प्रोसेस से सीखना है कि पढ़ाई भी एक बहुत बड़ा समुद्र है, इतना नहीं पढ़ सकते, इसीलिए बूंद बूंद करके ईएमआई भरी जाती है, बूंद बूंद करके पढ़ाई करी जाती है। ऐसे समझिए कि कार खरीदना है और 10 लाख की कार है, एक साथ नहीं खरीद सकते, लेकिन हम किश्तों में तो खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही समझ लो कि एक पढ़ाई है, एक समुद्र सागर है, हमें इसे पढ़ना है। हम एक साथ एग्जाम के समय में तो नहीं पढ़ सकते, उसे किश्तों में पढ़ना होगा, रोज पढ़ना होगा, रोज 3 घंटे टाइम देने होंगे, तब जाकर वो सिलेबस फाइनली पहुंचेगा कंप्लीशन की ओर। कभी आप चलना शुरू करते हो तो सीधे 10 किलोमीटर नहीं चलते, थोड़ा चलते हो फिर रुकते हो, फिर चलते हो फिर रुकते हो। तो ये एक पैटर्न बनाइए, एक प्लान कीजिए, एक अपना टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पर रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप वो नियम ब्रेक करते हो तो आपका अंदर का भी मोरल डाउन होता है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती और आपको लगता है हमने ही ये नियम तोड़ दिया। तो मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत जरूरी है कि एक प्लान जरूर बनाइए, अपना टाइम टेबल करिए, रिवीजन का टाइम निकालिए, एमसीक्यूज के अलग टाइम निकालिए, पीवाईक्यूज देखने के लिए, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, फिर उनको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, सिस्टमेटाइज करके पढ़ने के लिए उसकी प्लानिंग करिए। हर एक चीज वेल प्लान करिए। बगल वाले दोस्तों को देखिए वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब सर्व कीजिए, हमारी फ्री क्लासेस हैं। आप चाहें तो जो है हमारी जो है नोट्स से पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप किताबें उठाकर टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, पुरानी एनसीईआरटी रिवीजन कर सकते हो। तो हर एक सेक्शन को पढ़ने का अपना एक टाइम टेबल और स्लॉट बनाइए। सैटरडे संडे मॉक टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से आपका पूरा प्लान प्रिपेयर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्या पढ़ते समय बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर हमने सिलेबस देख लिया, हमने प्लान बना लिया, हमने स्ट्रैटेजी देख ली कि एग्जाम कैसे आता है, अब हमें सर ये बताओ कि हम इतनी मोटी किताब पढ़ रहे हैं या आपके नोट्स पढ़ रहे हैं या आपके वीडियोस देख रहे हैं या कहीं पर भी हम एक स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए? तो यस डेफिनेटली हाँ। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को मुझसे समझते हो, समझकर उसको आप अपने शब्दों में नहीं लिखोगे, अपने शब्दों में उसको नहीं पिरोगे, तो आपको मेरे शब्द, मेरे तरीके तो आसान तो लगेंगे, लेकिन जब तक आप किसी चीज को अपनी स्टाइल में खुद से करके नहीं देखते,
तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। इस वजह से कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो 3 तरीके से पढ़िए। पहला तरीका, लेक्चर सुन लो उस टॉपिक पर टीचर से, लेक्चर सुन लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत सारी चीजें दिमाग में हैं। अब दूसरा काम करो कि उसके नोट्स पढ़ लो। नोट्स में सारी चीजें नहीं होती, कुछ चीजें मिस होती हैं। ये 2 चीजों ने आपके अंदर का एक क्रश जगा दिया। अब तीसरा जो आता है वो हो जाता है कि किताब पढ़ लो, टेक्स्ट बुक पढ़ लो, टेक्स्ट बुक पढ़ लो और उसमें कुछ एडिशनल फैक्टर्स और ऐड कर लो। ये सब चीजें पढ़ लेने के बाद अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कॉपी पेन उठाओ और खुद से कुछ पॉइंट्स लिखो। बुक उठाओ, बुक में जो चीजें अंडरलाइन करी थी उसको कॉपी डाउन कर लो। इसको कहते हैं विजुअल ऑडियो इफेक्ट। एक बारी आपने देखा, एक बारी रिवीजन किया और एक बारी वो चीज लिख ली। कहते हैं जो चीज लिख लो वो आसानी से याद हो जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका है कि नोट्स जरूर बनाएं अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। ठीक है, कैसे करें, सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाएं ताकि क्विक रिवीजन हो सके। बहुत बारी ऐसा होता है कि एग्जाम आने वाला होता है और फिर आप वही किताब उठा लेते हो जो आपने अंडरलाइन करी थी। किताब देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि इतनी मोटी किताब, रिवीजन कैसे करें। तो इसलिए नोट्स बना लो। किताब का 20% हो जाता है, तब आपको वो पढ़ने में भी मजा आएगा और देखते ही याद आ जाएगा, हाँ ये तो हमने ही लिखा है, याद है याद है। इस तरह से आगे बढ़ कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम। 5वां तरीका, अगर मैं कहूं कि 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होता है रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जब आपने नोट्स बनाए, जो किताबें पढ़ी, वो जिंदगी में केवल एक बार पढ़कर आप नहीं निकाल देंगे। हम आइंस्टाइन्स के जेनरेशंस के नहीं हैं, हम एक कॉमन मैन हैं, कॉमन बुद्धि वाले लोग हैं। बहुत बड़ी इंजीनियर नहीं कर रहे, बहुत बड़ी डॉक्टरी नहीं कर रहे, बहुत बड़ा एमबीबीएस का सेक्शन नहीं कर रहे और आईएएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे। हम पढ़ रहे हैं एक सिंपल लेक्चरर कैसे बने, यूजीसी नेट जेआरएफ कैसे निकाले। इसके लिए 2 चीज चाहिए। एक तो डिसिप्लिन से चीजों को सीख लीजिए, दूसरा फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लीजिए, और एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी कर लीजिए। बस ये 3 चीज धीरे धीरे करते करते आ जाती है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हमारे अंदर कोई ऐसे बहुत बड़े वाले जीन्स नहीं है कि हम साइंटिस्ट वाला सेक्शन लेकर चले, बचपन से कोई चीज एक बार पढ़ें और फोटोग्राफिक मेमोरी के तहत याद हो जाए। नहीं, हमें रिवीजन करना पड़ता है, हमें डांट सुननी पड़ती है। हम 10 बार डांट सुनकर पढ़ते हैं, हम 10 बार पढ़ते हैं तो एक बार याद होता है, और एक बार याद हो गया तो उसको रिवीजन करना होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है भूल जाना। तो इसलिए हमें चीजों को बार बार रिवाइज करना चाहिए और उन्हें लिखना चाहिए। ये हमें एग्जाम निकालने में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे 2 हो, काफी सपोर्ट करता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, चीजें नई नई डालनी है। जो पिछला पढ़े हैं 50 दिन पहले, 60 दिन पहले, उसे रिवीजन करना है, नहीं तो नए वाले से वो दब जाएगा। तो इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेगी, रिवीजन जरूरी। 6वां पॉइंट अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर भी फोकस कीजिए। जैसा कि अगर मैं कहूं कि 7वां पॉइंट देखो, कहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखो। प्रीवियस ईयर पेपर तो देखो, ये तो जरूरी है, एक माइलस्टोन का काम करेगा, एक फुटप्रिंट, पद चिन्ह का काम करता है कि पिछले 3 साल या 5 साल में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और क्या ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और अगर हाँ तो थोड़े बहुत रिपीटेडली होते हैं और कुछ उनमें हल्का सा बदलाव कर दिया जाता है, बट टॉपिक वही रहता है। इसी वजह से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो फोकस करना ही है, इससे हमें आइडिया लगता है, इससे हमें फुटप्रिंट मिलता है। इसके अलावा मैंने कहा कि नहीं, 6वां पॉइंट भी बहुत जरूरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत से लोग पीवाईक्यूज लगाकर चले जाते हैं, एग्जाम देते हैं, 1 या 2 नंबर से रुक जाता है, या पास हो जाते हैं, या फिर पीएचडी के लिए क्वालिफाई होंगे, या फिर वो नेट के लिए, जेआरएफ के लिए नहीं सोचते। तो पीवाईक्यूज आपको लगभग बॉर्डर के पास तक पहुंचा देता है। अब बॉर्डर के पार करने के बाद, बॉर्डर के बाद उधर चले जाते हैं, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी होती है वहां क्या संभालोगे, आप कैसे संभालोगे। तब यहां पर आपको नई नई चीजें मिलेंगी। बॉर्डर तक तो आप सब जानते थे, लेकिन बॉर्डर पार कर लिया तो नई चीजें मिलेंगी। तो नई चीजों के लिए नए डिफरेंट क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, करंट अफेयर्स पढ़िए। अगर मेरी बात मानिए तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आपको ज्योग्राफी के आने वाले क्वेश्चंस का हिंट कर देती है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसको हम करंट अफेयर्स को ही हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जोड़ सकते हैं, इसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, इसको हम एनवायरमेंट से जोड़ सकते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हैं, इसको हम डेमोग्राफी से जोड़ सकते हैं, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री से जोड़ सकते हैं।
मतलब करंट अफेयर्स ओवरऑल अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। अगर आप करंट अफेयर्स के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से पूरी तरह से परिचित हैं तो आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोकता। इसी को हम सेक्शन को, इन सारे सेक्शंस को ही हम अप्लाइड ज्योग्राफी बोलते हैं। अप्लाइड ज्योग्राफी, याद रखिएगा, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी और अप्लाइड ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी दोनों अलग चीजें हैं। ट्रेडिशनल ज्योग्राफी पढ़ के केवल एग्जाम नहीं निकाला जा सकता, आपको अप्लाइड ज्योग्राफी पर आना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अप्लाइड ज्योग्राफी को भी ठीक से पढ़िए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कीजिए, उसकी कॉन्सेप्ट को, उसके नए टर्मिनोलॉजीज को, नए शब्दों को हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी में समझ जाइए। इसके लिए हम अवेलेबल हैं, हम आपको लेक्चर्स देते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को नए नए तरीके से क्लियर। आप सोचेंगे ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो निश्चिंत रहिए, मैं अवेलेबल हूँ और मैं इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ही आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ 8वां पॉइंट क्या है, तो आजकल का बहुत ज़रूरी तरीका है कि जो टॉपिक पढ़े हो वो टॉपिक के साथ वो पूरा चैप्टर और वो पूरी यूनिट जब प्रिपेयर हो जाए, रिवीजन हो जाए, नोट्स बना लो, बुक से पढ़ लो, टीचर से भी पढ़ लो, उसके बाद आपको उसका मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट ये दिखाता है कि आपने 100 में से 60 क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 1 में किए हैं। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है, बट 2-4 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, माइनस में चला जाएगा। हो सकता है 60 क्वेश्चंस आपने किया लेकिन सही केवल 30 हुए। उसका एनालिसिस करो, उसका रिजल्ट देखो, एक बारी रिजल्ट देखने के बाद फिर 2-3 दिन दो और फिर से सब रिवीजन करो उस यूनिट का। उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट नंबर 2 दिया, अब ये हो गया 70% क्वेश्चन आपने किया। अब की क्वेश्चन की संख्या 40 सही हो सकती है और तीसरे मॉक टेस्ट आते आते उस टॉपिक से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड आपके अंदर एक निखार आ जाता है और एक कॉन्फिडेंस आता है। एग्जाम का डर जो फील होता है जब आप एग्जाम में बैठते हो, तो वो डर खत्म हो जाता है कि हमने तो ऐसे मॉक टेस्ट बहुत दिए हुए हैं, ऐसे शेर तो हमने हजारों मारे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा मॉक टेस्ट। और कैसा मॉक टेस्ट? ऑनलाइन पर देने की कोशिश कीजिए, जल्दी हो जाता है और जल्दी रिजल्ट आ जाता है। आप वो मार्कशीट पर देते हो, ऑफलाइन पर देते हो, तो वो उसका रिजल्ट अब मैनुअली चेक होगा, उसका सबमिट होगा, फिर वापस 1-2 दिन 3 लगेंगे आने में, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढोगे, टीचर से पूछोगे, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट और तुरंत उसका विश्लेषण नीचे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट पर जरूर फोकस कीजिए जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं। प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम, जैसा कि मैंने अभी फोकस करके बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कितना पढ़ें? क्या सर 14 घंटे पढ़ने हैं? क्या सर 10 घंटे पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी पर 1 आवर दे दो, सफिशिएंट है। दूसरा, 1 घंटे अपने टीचर के लेक्चर पर देख लो और 1 घंटे आप अपने रिविजन्स पर देख लो। जो रिविजन्स मतलब क्या, कि आपने अपने टीचर के नोट्स देख लेने हैं और बुक देख लेनी है। यही 2 चीजें अगर आप ठीक से देख जाते हो तो यही 3 घंटे सफिशिएंट है। देयर इज नो नीड टू रीड 14 आवर्स, 18 आवर्स और 24 आवर्स, ऐसा कोई चीज कुछ नहीं होता। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिए, चीजें इजीली समझाई जाती हैं और आप इस लेवल पर, मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड बच्चे हो, आएगा समझ में। आपको लगता है कि नहीं आ रहा, कठिन है, नहीं, आपको भगवान ने इस तरीके से ढाला है कि आपका आईक्यू बता देने, समझा देने पर आ जाएगा। सोचिए, फिर लोग एमबीबीएस करते हैं, बड़े लेवल की इंजीनियरिंग करते हैं, अलग अलग भाषाएं तक सीख जाते हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, तो वो ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं आती तो नहीं आएगी, नहीं, वो बाय डिफॉल्ट बना है भगवान ने कि कोई चीज सिखाने पर आ जाती है, तो हम उसी राह पर चलेंगे। और आखिरी में मैं कहूंगा कि 10वां पॉइंट, स्टडी शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ कर लिया लेकिन आपने अपना पढ़ने का कोई स्टडी शेड्यूल ही नहीं बनाया, तो वो शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर एक हैबिचुअलिटी नहीं आती। कभी पढ़े, कभी नहीं पढ़े, कभी दिन पे पढ़ दिया, कभी शाम को पढ़ दिए, कभी रात भर जाकर पढ़ लिया, अगले दिन बीमार पड़ गए। नहीं, तो एक स्टडी का शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल की रिस्पेक्ट कीजिए और उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। खुद के लिए ऑनेस्ट बनिए। बुक्स कलेक्ट कर लिया, नोट्स कलेक्ट कर लिया, लेक्चर कर लिया, अब बैठकर उसको देखो और ईमानदारी से पढ़ो। कब पढ़ो? मैं तो कहता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे ही यूजीसी नेट को अटेम्प्ट करते हैं, तो वो दिन भर में तरह तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो रात में पढ़ लो या सुबेरे भोर में उठकर पढ़ लो। बेस्ट टाइम होता है, आराम से आप अपना पढ़कर, रिवीजन करके, सब कुछ फैला कर पढ़ो, आराम से नोट्स बनाओ, उसके बाद वहीं पर सो जाओ, सुबेरे उठो,
फिर अपने डेली रूटीन और सोशल लाइफ में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल चला लो, सोशल लाइफ में चले जाओ, इट इज़ गुड। ये आपके लिए एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल और ओरेटोरिकल स्किल देता है और आपको सीखने का नज़रिया देता है। सो समाज में रहता है तभी तो आदमी सामाजिक प्राणी है, वही तो सीखने में मदद करते हैं। लेकिन अपने लिए मेडिटेशन के जैसे 1 घंटा निकालते हैं, जैसे हम घूमने फिरने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए 1 घंटा निकालते हैं, वैसे ही थोड़े समय निकालकर टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू कीजिए और यही स्ट्रेटजी अपनाइए। देखिए, दुनिया का कोई एग्जाम कभी भी नहीं रुकेगा और आपको किसी भी चीज में सफलता मिल जाएगी। और ये स्ट्रेटजी हर एक सब्जेक्ट के लिए है, हर एक एग्जाम के लिए है, केवल यूजीसी नेट के लिए नहीं। चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे वो यूजीसी नेट ही क्यों ना हो। तो चलिए, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर लेते हैं और मेरी बातें सुन लेते हैं तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोकेगा। मैं वैसे असिस्टेंस के लिए आपके सामने हर समय अवेलेबल रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर प्रिपेयर कर लीजिए, सिर पे कफन बांध लीजिए और कमर कस लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। जय हिंद एंड गुड डे।